हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक नए कंसेप्ट को पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट के बारे में हम सब पहले से ही जानते हैं। धातुओं में एक घटना पाई जाती है जिसे संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। संक्षारण को इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। कोरोजन संक्षारण की घटना को इंग्लिश में कोरोजन कहा जाता है। आज हम लोग इसी कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ ऐसे उदाहरण को समझ लेते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे लोहे में आपने जंग को लगते हुए देखा होगा। लोहे में जंग का लगना संक्षारण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। पीतल और तांबे के बर्तनों में हरे, नीले या मटमैले रंग के धब्बे बनना, ये भी संक्षारण की प्रक्रिया है। ये संक्षारण वास्तव में क्या है? धातु की सतह पर धातुओं के ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है और धातु की सतह पर उसके ऑक्साइड की परत बन जाती है और धातु का धीरे धीरे क्षय होता है, जिसे हम लोग डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। और इसी डिस्ट्रैक्शन को, इसी क्षय को संक्षारण या कोरोजन बोलते हैं। ठीक है। जैसे पीतल और तांबे के बर्तनों पे धब्बे पड़ना, लोहे में जंग लगना, ये सब की सब संक्षारण के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं हैं। जैसे कुछ घटनाएं हम यहां चित्र कर सकते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग यानी रस्ट। लोहे में जंग लगना। दूसरा है पीतल के बर्तन पर हरे, नीले धब्बे पड़ना। हरे नीले धब्बे पड़ना। इसी प्रकार से तांबे के बर्तन पर हरे, नीले धब्बे पड़ना। ये सारी घटनाएं संक्षारण के अंतर्गत आती हैं। लोहे में जंग लगने की घटना हो या पीतल के बर्तन पर हरे नीले धब्बे पड़ना हो या तांबे के बर्तन पर हरे नीले मटमैले रंग के धब्बे पड़ना हो, ये सारी प्रक्रियाएं संक्षारण के अंतर्गत आती हैं। संक्षारण के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। संक्षारण के बारे में, संक्षारण एक रेडॉक्स प्रक्रिया है। संक्षारण एक रेडॉक्स प्रक्रिया है। रेडॉक्स का मतलब आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। ऐसी प्रक्रिया जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, एक रेडॉक्स प्रक्रिया है। संक्षारण एक रेडॉक्स प्रक्रिया है। दूसरी विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है। संक्षारण एक रेडॉक्स प्रक्रिया है और संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम जानते हैं कि संक्षारण क्या है, तो हम जान लें धातु में नमी और वायु की उपस्थिति में, धातु में नमी की उपस्थिति में और वायु की उपस्थिति में, धातु में नमी और वायु की उपस्थिति में क्रिया करके अपने ऑक्साइड से
ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाती हैं। धातुएं नमी और वायु की उपस्थिति में अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं और ये ऑक्साइड की धातुओं की सतह पर जमा हो जाती है, फिर धीरे धीरे ये धातुओं की सतह से हट जाती है। इस प्रकार से सने धीरे धीरे धातुओं की सतह से धातु की परत ऑक्साइड में परिवर्तित होकर के क्षय होती रहती है, जिसे हम लोग डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, या क्षय, धातुओं में क्षय, डिस्ट्रैक्शन या संक्षारण यानी कोरोजन कहा जाता है। ठीक है। संक्षारण की प्रक्रिया सामान्यतः नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, क्योंकि धातुएं नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करती हैं। धातुएं ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती हैं, जिससे धातुएं अपने कैटायन में परिवर्तित हो जाती हैं और ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऑक्साइड बनाते हैं और अंत में धातु का ऑक्साइड बनता है और धातु परत के रूप में जमा हो जाता है। तो धातु में नमी की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके ऑक्साइड की परत बनाती है और ये ऑक्साइड की परत धीरे धीरे धातु की सतह से हट जाती है और इस प्रकार से धातु का क्षय हो जाता है। तो ये तो अभी हमने जाना कि धातुएं कैसे और किसकी उपस्थिति में। लोहे में जंग लगने की घटना, लोहे में जंग लगने की घटना संक्षारण के अंतर्गत आती है और लोहे में जंग लगने की क्रिया के माध्यम से संक्षारण को हम लोग सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। चलिए, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना संक्षारण के अंतर्गत आता है और लोहे में जंग लगने की क्रिया विधि हम लोग समझ करके संक्षारण की क्रिया को समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है। चलिए, संक्षारण की क्रिया में या लोहे में जंग लगने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 नमी और नंबर 2 वायु। लोहे में जंग लगना नमी और वायु की उपस्थिति में ही संभव है। केवल नमी होगी तो लोहे में जंग नहीं लगेगी, केवल वायु होगी तो लोहे में जंग नहीं लगेगी। लोहे में जंग लगने के लिए नमी और वायु दोनों का होना एक साथ आवश्यक है, तभी लोहे में जंग लग सकती। चलिए, तो लोहा नमी की उपस्थिति में आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। लोहा नमी की उपस्थिति में आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। जिस स्थान पर लोहे की वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वह स्थान एनोड का कार्य करता है, तथा जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ग्रहण करता है वह स्थान कैथोड का कार्य करता है। तो हम इसको समझेंगे कि लोहे का एक भाग एनोड का कार्य करेगा, लोहे का दूसरा भाग कैथोड का कार्य करेगा। जिस भाग पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा वो एनोड का कार्य करेगा, जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे वह कैथोड का कार्य करेगा। चलिए, हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक लोहे की वस्तु है, और अभी हमने जाना कि लोहा नमी की उपस्थिति में आसानी से इलेक्ट्रॉन, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो मान लीजिए वह स्थान ये है Fe, आसानी से Fe डबल प्लस बन जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। जिस स्थान पर ये एक्शन चलेगा, ये मान लीजिए
इस पॉइंट पे चल रहा है, ये एनोड का कार्य करेगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। ये एनोड का कार्य करेगा क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ये ऑक्सीडेशन होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से मेटल के अंदर, यहां से हट करके मेटल के अंदर ट्रेवल करते हैं और किसी दूसरे स्थान पर, मेटल के अंदर ट्रेवल करते हैं और किसी दूसरे स्थान पर पहुंच करके ऑक्सीजन प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2 लिक्विड प्लस ये यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.44 वोल्ट होता है यहां पर, और यहां पर रिडक्शन हो रहा है बेटे, यहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.23 वोल्ट। यहां बेटा ये वाला स्थान, ये वाला जो स्थान है, देख रहे हो ना, ये वाला स्थान एनोड का कार्य करता है, ये वाला स्थान एनोड का कार्य करता है, एनोड। और ये वाला स्थान जहां ये हो रहा है, ये वाला स्थान कैथोड का कार्य करता है। यहां पर रिडक्शन हो रहा है, ये देखो रिडक्शन, ऑक्सीजन 4H प्लस की उपस्थिति में 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, ऑक्सीजन बराबर हाइड्रोजन बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर, तो ये बेटा रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट हो गया, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.44 वोल्ट हो गया। ये लोहा आयरन की रॉड है, ये बेटा आयरन रॉड है, ये जो चल रहा है ये आयरन प्लेट है। चलिए ये आयरन प्लेट है बेटी, और ये आयरन प्लेट में ये सब चल रहा है। लोहे की प्लेट का एक हिस्सा एनोड का काम करता है और लोहे की प्लेट का दूसरा हिस्सा कैथोड का काम करता है। यहां ये कैटायन बनता है और यहां कैटायन के छोड़ने से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण किए जा रहे हैं और यहां रिडक्शन होता है। जब ये रिडक्शन की क्रिया होती है तो इस रिडक्शन के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ H प्लस आयन का होना आवश्यक होता है। अगर ये H प्लस आयन नहीं होंगे तब भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, जंग नहीं लग पाएगी। H प्लस आयन होना चाहिए। अब ये H प्लस आयन कहां से आते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट और समझते हैं कि वातावरण में CO2 गैस उपस्थित रहती है। ये CO2 H2O से क्रिया करके बनाती है H2CO3, जो एक वीक एसिड है। ये एक वीक एसिड है, वीक एसिड है यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये डिसोसिएशन शो करेगा और इसके डिसोसिएशन से H प्लस और HCO3 माइनस आयन बनते हैं। ये H प्लस आयन है ना, ये H प्लस आयन मीडियम को एसिडिक कर देता है। ये H प्लस आयन मीडियम को एसिडिक कर देता है। ठीक है, तो ये H प्लस आयन होना आवश्यक है। जब एक हिस्सा एनोड का कार्य कर रहा है, दूसरा हिस्सा कैथोड का कार्य करता है, और समझ लीजिए कि दोनों रिएक्शन को, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ये रिडक्शन की रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन को, संपूर्ण रिएक्शन को संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया
संपूर्ण अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है। आप बताएंगे ये रिएक्शन, यहां 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। इस इक्वेशन में 2 का गुणा करने के साथ इसको जोड़ दें, तब क्या हो जाएगा बेटे? 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस गिव्स Fe डबल प्लस 2H2। ये बेटा रिएक्शन आ जाएगी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2Fe हो जाएगा, 2Fe डबल प्लस हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर बचेगा O2 4H प्लस। ये संपूर्ण रिएक्शन होगी, मतलब लोहे की छड़ पर एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी जगह रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन के लिए आवश्यक है कि ऑक्सीजन होनी चाहिए, H+ आयन होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन H+ आयन की उपस्थिति में ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया रिडक्शन है और इलेक्ट्रॉन के त्याग होने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन है। और ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित हो रहा है। यहां से एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो धातु में ट्रेवल करते हैं और किसी दूसरे स्थान पर जहां कोई उचित स्थान मिलता है और ऑक्सीजन और H+ आयन साथ मिल जाते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो जाते हैं और H2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से फाइनली लोहे का परमाणु Fe डबल प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये Fe डबल प्लस आयन पुनः एक रिएक्शन कंडक्ट करता है। देखिए ये जो बना हुआ Fe डबल प्लस आयन है, ये फिर रिएक्शन करता है 4। यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद Fe ऑक्सीजन से क्रिया करके Fe डबल प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया है। ये Fe डबल प्लस आयन फिर से रिएक्शन करता है इस प्रकार से 4Fe डबल प्लस प्लस O2 प्लस 4H2O और रिएक्ट करके बनाएगा 2Fe2O3 प्लस 8H+ आयन। ये आप देख रहे हैं रिएक्शन, ये रिएक्शन बताती है कि जो अभी इस अभिक्रिया में Fe डबल प्लस आयन जनरेट हुए हैं, वो Fe डबल प्लस आयन ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर के Fe2O3 बना लेते हैं और 8H+ आयन मुक्त होते हैं। यहां H+ आयन मुक्त होना इस बात को और दर्शाता है कि यदि एक बार जंग लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो ये जंग की दर और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जंग लगने की क्रिया में यानी रस्टिंग की क्रिया में एक जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो है H+ आयन। पहले H+ आयन नहीं थे। हमने जंग लगने के लिए, रस्टिंग के लिए 2 चीजों का होना आवश्यक बताया है, एक वायु, दूसरा नमी। अगर वायु और नमी दोनों एक साथ लोहे को मिल जाती हैं, रस्टिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन रस्टिंग की प्रक्रिया में जो बीच में एक बॉडी मिलती है वो है H+ आयन। ये H+ आयन इनको और ज्यादा कैटलाइज करती है और इस रिएक्शन को बढ़ा देती है। अभी आप देख रहे हैं कि जंग लग गई Fe2O3 बन गया। ये जो Fe2O3 जंग के साथ मिलकर के Fe2O3.XH2O बना लेता है और ये जो Fe2O3XH2O ये रस्ट है, इसी को जंग कहते हैं। लोहे में जो जंग होती है ना, उसी का सूत्र है Fe2O3.XH2O। ये लोहे में जंग की प्रक्रिया है। तो हम जान लें कि लोहे में जंग 2 चीजों की उपस्थिति में लगती है। प्राथमिक 2 चीजें हैं, नंबर 1 वायु, नंबर 2 नमी। तीसरी नीड H+ आयन की पड़ती है। H+ आयन लोहे के पास जस्ट नहीं होते हैं, लेकिन वायु में एयर में CO2 उपस्थित होती है। ये CO2 पानी के साथ क्रिया करके H2CO3 बनाता है
और ये H2CO3 एक वीक एसिड है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएशन शो करेगा और H का साइन बनेगा। H का साइन की जनरेशन से मीडियम एसिडिक हो जाएगा, मीडियम एसिडिक हो जाएगा। मीडियम एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन जो रिडक्शन है वो आसानी से हो सकता है। ऑक्सीजन H का साइन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। अब जो ये दोनों, ये एनोड की रिएक्शन है, ये एनोड की अर्ध अभिक्रिया है, ये कैथोड की अर्ध अभिक्रिया है। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे तो संपूर्ण अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। Fe plus H2O 4H plus gives to Fe double plus। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोहे की छड़ पर Fe डबल प्लस आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। ये Fe डबल प्लस आयन पुनः नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, और ये आयरन ऑक्साइड Fe2O3.H2O, इसी को हम लोग जंग कहते हैं। ये जंग का सूत्र है। चलिए, ये संक्षारण हो गया, लोहे में जंग लगने की मैकेनिज्म है। ये लोहे में जंग लगने की क्रिया विधि है कि लोहे में जंग कैसे लगती है। ये जो आपको हिस्सा दिखाया गया है, ये लोहे की वस्तु है, ये लोहे की कोई प्लेट है। जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो एनोड का कार्य होता है, जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो कैथोड का काम होता है। एनोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो त्याग होने के बाद मुक्त होते हैं वो धातु में ट्रेवल करते हैं किसी दूसरे स्थान पर, जहां उन्हें ऑक्सीजन और H प्लस आयन साथ में मिल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उससे जुड़ करके H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरऑल जब रिएक्शन देखते हैं तो Fe का Fe डबल प्लस आयन में कन्वर्जन हो जाता है। फिर Fe डबल प्लस आयन नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनाता है, और ये आयरन ऑक्साइड ही जंग में परिवर्तित हो जाता है। जंग का सूत्र होता है Fe2O3.H2। लोहे में जंग लगने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में पूछी जा सकती है। बात नंबर 1 कि लोहे में जंग का सूत्र क्या होता है। जंग का सूत्र आप बताएंगे Fe2O3.H2। बात नंबर 1 और प्रश्न आपसे पूछा जाता है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया एक रिडॉक्स प्रक्रिया है, ये भी ध्यान रखें, एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। इस बात पे भी प्रश्न आपसे किया जा सकता है। अब ये जंग लगने की प्रक्रिया हो गई, तो जंग लगने के लिए आवश्यक चीजें क्या हो गई? नमी चाहिए, वायु चाहिए, H प्लस आयन यानी अम्लीय माध्यम की उपस्थिति चाहिए। ये 3 बेसिक नीड है जिनके कारण लोहे में जंग लग सकता है। तो लोहे में जंग लगने के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। संचारण की क्रिया लोहे में समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जंग लगने की मैकेनिज्म। हम इसके माध्यम से लोहे में जंग लगने की क्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, जंग का सूत्र हमने आपको बता ही दिया है। अब बेटा जंग का रासायनिक सूत्र भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि लोहे में जो जंग लगती है उसका सूत्र क्या है, तो आपका जवाब होगा Fe2O3.H2O। ये लोहे में जंग लगने का सूत्र होता है, ठीक है। अब संचारण या जंग की क्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, चलिए हम लोग कारक देखते हैं। चलिए, लोहे में जंग लगने की क्रिया विधि को समझने के बाद अब हम संचारण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं। संचारण की क्रिया को यानी कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर जो प्रभावित करते हैं संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए जानते हैं कि संचारण की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला जो महत्वपूर्ण फैक्टर है जो संचारण को प्रभावित करता है वो धातु की प्रकृति है। धातु यदि सक्रिय है
उसमें संचारण अधिक होगा। धातु जितनी निष्क्रिय होगी उसमें संचारण उतना ही न के बराबर, बिल्कुल नहीं। नमी और वायु की उपस्थिति में संचारण प्रबलता से, H+ आयन की उपस्थिति में संचारण की क्रिया प्रबलता से। अभी आपने पीछे देखा कि Fe++ आयन बनते समय इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए H+ आयन का सहारा लेते हैं, तब जाकर के ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाता है, अन्यथा अपचयन की क्रिया नहीं हो पाती। इसलिए H+ आयन का होना आवश्यक है। चौथा महत्वपूर्ण फैक्टर है CO2 की उपस्थिति। CO2 की उपस्थिति, CO2 की उपस्थिति क्यों? क्योंकि H+ आयन समानता नहीं होते हैं, परंतु CO2 के कन्वर्जन से CO2 से H2CO3 बनता है और H2CO3 डिसोसिएशन करके H+ आयन क्रिएट करता है और माध्यम में H+ आयन की उपस्थिति बनाया जाता है। एक बार जंग जैसी क्रिया होना शुरू हो जाती है, फिर उसी अभिक्रिया में पुनः पुनः अधिक मात्रा में H+ आयन बनते रहते हैं और संचारण की क्रिया और अधिक तेज हो जाती है, जंग में लगने की क्रिया और अधिक प्रबल हो जाती है। CO2 की उपस्थिति। पांचवा पॉइंट है विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। यदि विद्युत अपघट्य उपस्थित है, विद्युत अपघट्य कोई उपस्थित है तो भी संचारण प्रबलता से होता है। छठवीं बात है अशुद्धियों की उपस्थिति। अगर धातु पर अशुद्धियां उपस्थित हैं तो संचारण प्रबलता से होता है। तो ये संचारण की क्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अब इन्हीं के साथ साथ हम लोग एक बात और पढ़ लेते हैं। संचारण को प्रभावित करने वाले कारक ये हो गए। अब संचारण रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? धातुओं में धातुओं का क्षय कम से कम हो, या संचारण की क्रिया को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय अपना सकते हैं? संचारण रोकने के उपाय। संचारण रोकने के उपाय। संचारण को हम लोग कैसे कैसे रोक सकते हैं? तो हमें इसके लिए ये जानना आवश्यक होता है कि संचारण कैसे कैसे होता है। संचारण किससे होता है? नमी से होता है। संचारण वायु की उपस्थिति में होता है। संचारण H+ आयन की उपस्थिति में होता है। तो यदि हम इन सारी चीजों को रोक दें तो संचारण की क्रिया भी रुक जाती है। संचारण रोकने के कुछ विशेष उपाय इन प्रकार से हैं कि पहला उपाय अपना सकते हैं कि सक्रिय धातुओं पर, सक्रिय धातुओं पर तेल एंड वार्निश या ग्रीस की परत चढ़ा देते। तेल, पैन, वार्निश या ग्रीस की परत चढ़ा देते। ऐसा क्यों? ऐसा करने से हमारी धातु वायुमंडल के संपर्क में नहीं आएगी, वायु के संपर्क में नहीं आएगी और संचारण की क्रिया नहीं। क्योंकि धातु को हम धातु और वायुमंडलीय गैसों के मध्य एक आवरण बना देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। वो कोटिंग तेल की हो सकती है, वो कोटिंग पेंट की हो सकती है, वार्निश हो सकता है, या फिर ग्रीस आदि की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे संचालन की क्रिया रुक जाती है। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि सक्रिय धातुओं पर निष्क्रिय धातु की परत चढ़ा दें। परत चढ़ा दें, परत चढ़ा दें। परत चढ़ा दें, 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 परत चढ़ा दें,
किसी सक्रिय धातु के ऊपर यदि निष्क्रिय धातु की परत चढ़ा दें तब भी धातु का संक्षारण यानी धातु का क्षय रुक जाएगा। तीसरा, यदि पीएच 9 या उससे उच्च रखा जाता है, यदि जिस धातु का संक्षारण हो रहा है उसका पीएच 9 या उससे उच्च रखा जाता है तो भी संक्षारण की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि पीएच मान 9 होने का मतलब माध्यम क्षारीय हो जाएगा और क्षारीय माध्यम में संक्षारण की क्रिया नहीं होती। संक्षारण के लिए H+ आयन यानी अम्लीय माध्यम होना आवश्यक होता है। तो बेटा ये संक्षारण रोकने के कुछ उपाय हमने आपके सामने रखे। तो सक्रिय धातुओं पर तेल, टैंक, वार्निश, ग्रीस आदि की परत चढ़ा करके हम धातु का संक्षारण कम कर सकते हैं। सक्रिय धातुओं पर निष्क्रिय धातु की परत चढ़ा सकते हैं, जैसे लोहे के ऊपर कॉपर की परत चढ़ा दें। लोहा एक सक्रिय धातु है, उसमें जंग लगती है, लेकिन कॉपर की परत चढ़ा देंगे तो उसमें जंग लगने की क्रिया संचरण कम हो जाएगा, संचरण रुक जाएगा। ठीक है, हम लोग पीएच मान बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं जिससे संचरण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ शॉर्ट प्रश्न है जो माध्यमिक शिक्षा परिषद में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक भेजेंगे। ठीक है, इसको तैयार करें, संचालन की क्रिया समझें, जंग का सूत्र क्या होता है, जंग किस प्रकार की प्रक्रिया है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है या नहीं है, जंग लगने की क्रियाविधि क्या है जो आपने देखा, संचालन को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं और संचालन को कैसे कैसे हम लोग कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।